नमस्कार साथियों, आज हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो इतिहास है वो हमें 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक मिलता है और 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान ये वंश बहुत शक्तिशाली था। मतलब इस वंश का शासन राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ था। तो हम इसी राजवंश के बारे में जानेंगे, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में, जिसमें गुर्जर शब्द का मतलब होता है गुर्जरातरा प्रदेश, अर्थात मरु प्रदेश का एक ऐसा अंश है ना। मरु प्रदेश का एक अंश के रूप में हमें गुर्जरातरा प्रदेश को जान रहे हैं। और प्रतिहार से हम ये समझते हैं कि एक जाति के रूप में या एक पद प्रतीक के रूप में जो राजा के महलों के बाहर रक्षा के रूप में, द्वारपाल के रूप में काम करते थे। तो ये प्रतिहार का मतलब हो गया। और यहाँ पर गोपीनाथ शर्मा ने कहा भी है कि 6ठी शताब्दी के मध्य तक राजस्थान का न तो कोई राज्य था न कोई इकाई। उस समय मरु प्रदेश का एक भाग गुजरात प्रदेश कहलाता था। गुजरात प्रदेश पर प्रतिहार शासन कर रहे थे, इसलिए उन्हें गुर्जर प्रतिहार नाम से संबोधित किया जाने लगा, ऐसा गोपीनाथ शर्मा का मानना है। अब यहाँ पर जो मुख्य केंद्र थे, है ना, इनके जो मुख्य केंद्र थे वो मंडोर, भीनमाल, है ना, उज्जैन, कन्नौज, ये इनके मुख्य केंद्र थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में जो ऐहोल अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख है, जो ये गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख करता है। इस ऐहोल अभिलेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहाँ पर मिला है, तो इसी ऐहोल अभिलेख में मिला है। और गुर्जर प्रतिहार शब्द का देखिए, है ना, वहाँ पर जाति का, और अब मैं एक नया वर्ड बोल रहा हूँ, शब्द का। गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो चंदेल वंश के शिलालेखों में मिलता है। कहाँ मिलता है? चंदेल वंश के शिलालेखों में मिलता है। क्लियर? दोनों बातें समझ में आ गई। गुर्जर जाति का पूछे ऐहोल अभिलेख, और गुर्जर प्रतिहार शब्द का पूछे तो चंदेल वंश के शिलालेख में मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर? तो 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में उत्तर पश्चिम भारत में इसकी स्थापना हो चुकी थी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करढ़ाई ये शिलालेख है। यहाँ पर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। प्रतिहार मतलब द्वारपाल, और इन द्वारपालों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। अब गुर्जरों का उल्लेख और कहाँ मिलता है? गुर्जरों का उल्लेख हमें देखिए स्कंद पुराण के पंचदर्विडों में भी मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण के पंचदर्विडों में भी गुर्जरों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रहे। अब एक शब्द मैंने लिखा है जुर्ज। क्या लिखा है? जुर्ज। क्या है ये जुर्ज? जुर्ज जो है वो अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज कहा है। अरब यात्रियों ने इन्हें क्या कहा है? जुर्ज कहा है। जबकि अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर कहा है। अल मसूदी ने क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है। अब बोरा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोरा। तो अल मसूदी ने ही राजा को बोरा कहा है। ठीक है, इन गुर्जर प्रतिहार पूरे राजवंश को तो अल गुर्जर कहा है, और राजा को क्या कहा है? बोरा कहा है। ठीक है, क्या कहा है? बोरा कहा है। ये बात ध्यान रहे। एक अभिलेख है मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, है ना। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को, है ना, नागभट्ट एक राजा आएंगे हमारे, ठीक है। मंडोर वंश में भी एक नागभट्ट प्रथम होंगे, और मंडोरों के जो प्रतिहार है वहाँ पर नागभट्ट प्रथम होंगे, और एक हमारे कन्नौज जो उज्जैन शाखा है ना, वहाँ पर भी एक नागभट्ट प्रथम होंगे। तो यहाँ पर हम तुलनात्मक रूप से भी हम इसको देखेंगे। फिलहाल आज के हमारे टॉपिक में जो नागभट्ट प्रथम आने वाले हैं वो मंडोर के आने वाले हैं, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। क्लियर? देखिए, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को क्या कहा गया है? राम का प्रतिहार। क्या कहा है? राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय। राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय किसे कहा गया है? नागभट्ट को कहा गया है। और कहाँ पर?
ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नाग भट्ट को राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया है। प्रतिहारों को हुणों की संतान बताया है स्मिथ ब्यूलर हर्नले ने। मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का। मुणोत नैन्सी ने 26 शाखाओं, जिसमें प्रमुख शाखा देखिए मंडोर, जालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ौच। ठीक है ना? मंडोर, जालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ौच, ये ध्यान रहे आपको, ये सारी शाखाएं। ठीक है। मुणोत नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का वर्णन किया है ना? 26 शाखाओं के बारे में बताया है। ध्यान रहे आपको ये बात। अब मुख्य बात पर आते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? पहला व्यक्ति कौन है गुर्जर प्रतिहार राजवंश का? जैसे गुहिल राजवंश जो मेवाड़ का राजवंश है, वहाँ पर हम गुहादित्य, शिलादित्य है ना, आदि पुरुष के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कौन थे? आमेर के कछवा में दुले राय को जानते हैं, सुनते हैं नाम। यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, जिसे रोहेलिदी भी कहा जाता है। ठीक है। और इनका जो समय था 6ठी शताब्दी ईस्वी का समय था और इनकी राजधानी मंडोर थी। ये बात हो गई। और मैंने ये बात बताई दी कि प्रतिहारों को भारत का द्वारपाल कहा जाता था। ठीक है। प्रतिहारों को क्या कहते थे? भारत का द्वारपाल कहते थे। आगे बात करते हैं। अब यहाँ तक हमारी बेसिक बात हो चुकी है। अब हम अलग अलग शाखाएं जो होगी, मंडोर की शाखा, कन्नौज की शाखा, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मंडोर के प्रतिहार, क्योंकि सबसे पहले यही थे। पहली शाखा, प्राचीन शाखा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की मंडोर शाखा ही है। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं घटियाला शिलालेख में, है ना? कौन से शिलालेख में? घटियाला शिलालेख में। घटियाला शिलालेख में मंडोर के प्रतिहार वंश की प्रारंभिक स्थिति व वंशावली मिलती है यहाँ पर, है ना? ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए, क्योंकि यहाँ से गुर्जर प्रतिहार वंश के इनकी वंशावली यहाँ से हमें देखने को मिलती है, इनका कालक्रम हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और घटियाला शिलालेख के अनुसार ही हरिश्चंद्र मतलब रोहिलदी, है ना, ये एक ब्राह्मण थे, है ना, और इनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था भद्रा। क्या नाम था? भद्रा। ठीक है। भद्रा से 4 पुत्र हुए और ये 4 पुत्र ये रहे: भोगभट, कद्दक, रज्जिल, दह। भोगभट, कद्दक, रज्जिल, दह। याद कीजिए, भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह, है ना। ये किसके पुत्र हैं? वही हरिश्चंद्र जो रोहेलिदी है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। इनकी एक पत्नी थी, है ना, भद्रा। उस भद्रा से भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों ने, है ना, मंडोर, जिसे मांडव्यपुर भी कहा जाता था, इसे जीत लिया और इसके चारों ओर परकोटा बनवाया। इसके चारों ओर क्या बनवाया? परकोटा बनवाया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? रज्जिल से। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं रज्जिल की, क्योंकि रज्जिल एक महत्वपूर्ण शासक है हमारे मंडोर के प्रतिहार वंश के लिहाज से। तो रज्जिल की बात करते हैं। रज्जिल ने मंडोर के आसपास के क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, मंडोर अपने राज्य का विस्तार किया, ये बात क्लियर।
और रज्जिल ने एक यज्ञ कराया जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। क्या नाम था? राजसूय यज्ञ। और एक रुइसकूप नगर, है ना, एक रुइसकूप नगर भी रज्जिल ने बसाया था। और इस एक रुइसकूप नगर में रज्जिल ने महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था रज्जिल ने। अगले शासक है हमारे नरभट्ट। कौन है? नरभट्ट। नरभट्ट जो है ये रज्जिल के पुत्र थे, जो रज्जिल के आगे जाकर के रज्जिल की राजगद्दी को संभालते हैं, रज्जिल के उत्तराधिकारी बनते हैं। और इन्होंने एक उपाधि भी धारण की जिसका नाम है पीलापल्ली। क्या नाम है? पीलापल्ली या पीलापणी। रुइसकूप नगर में एक विष्णु मंदिर बनवाया था इन्होंने। क्या बनवाया था? विष्णु मंदिर बनवाया था। अब हम बात करते हैं नागभट्ट प्रथम की। किसकी? नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम जो है वो रज्जिल के पौत्र है, क्योंकि रज्जिल का पुत्र कौन? नरभट्ट। और नरभट्ट का पुत्र जो है वो नागभट्ट। क्लियर? नरभट्ट का पुत्र कौन? नागभट्ट प्रथम। यहाँ पर नागभट्ट प्रथम आ रहे हैं, ये रज्जिल का पौत्र था। और इन्होंने एक उपाधि धारण की नाहड़। ये ध्यान रहे, कौन सी उपाधि धारण की? नाहड़। नाहड़। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मंडोर राज्य को जीता और फिर मंडोर से हटा करके घटियाला शिलालेख घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मंडोर राज्य की अपनी सीमा बढ़ाते हुए मेड़ता को जीता। किसे जीता? मेड़ता को। और फिर मेड़ता को ही राजधानी बनाया। मंडोर को हटा दिया और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। किसे राजधानी बनाया? मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम की एक रानी थी जिसका नाम था जज्जिका देवी। इससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना, भोज और तात। कौन उत्पन्न हुए? भोज और तात। और तात जो है ना, इसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम है यशोवर्धन। ठीक है, यशोवर्धन आगे शासक बनता है, जिसके बारे में एक जानकारी प्राप्त करनी है कि राजौली ताम्रपत्र के अनुसार यशोवर्धन के समय एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, पृथुवर्धन ने गुर्जर प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तो आप पृथुवर्धन याद रखना, है ना। पृथुवर्धन ने आक्रमण किया था जो कामयाब नहीं हो पाया। ये आपको यशोवर्धन के बारे में जानकारी ध्यान रखनी है। बाकी हम अगले राजा की बात करते हैं, शिलुक की। किसकी बात करें? शिलुक। शिलुक गुर्जर प्रतिहार के राजा चंदुक का पुत्र था। ठीक है, यहाँ भी एक फैक्ट है, घटियाला शिलालेख के अनुसार शिलुक ने वलमंडल के देवराज भाटी से युद्ध किया। ठीक है, वलमंडल के देवराज भाटी से इन्होंने युद्ध किया। वलमंडल जो है ये जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है उधर राजस्थान के, है ना, वहाँ से देवराज भाटी से युद्ध किया तथा उसे मारकर उसके राज्य चिन्ह और छत्र भी छीन लिए। देवराज भाटी के राज्य चिन्ह और छत्र छीन लिए। तो इम्पोर्टेंट है कि शिलुक के बारे में ये फैक्ट घटियाला शिलालेख में जो लिखा है, ठीक है ना, देवराज भाटी को हरा देना, है ना, उनका वध कर देना और उनके चिन्ह, राज्य चिन्ह और छत्र को छीन लेना, ये बात ध्यान रहे आपको। ठीक है, और क्या है? त्रावण क्षेत्र, है ना, त्रावण क्षेत्र पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। त्रावण क्षेत्र पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का इन्होंने क्या किया? विस्तार किया। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का इन्होंने क्या किया? निर्माण किया। ये बातें थी शिलुक के बारे में। अगले शासक है हमारे झोट प्रतिहार। झोट प्रतिहार शिलुक के ही पुत्र थे, है ना। झोट ने गंगा में जाकर मुक्ति प्राप्त की, ये बात ध्यान रहे। इन शासकों में ये एकमात्र ऐसा शासक था जो वीणावादक शासक था। क्लियर? अगले शासक की बात करते हैं। भीलादित्य झोट का पुत्र था।
किसका पुत्र था? जोट प्रतिहार का ही पुत्र था। भीलादित्य ने अपना राज्य छोड़कर हरिद्वार में जाकर अपना अंतिम समय बिताया। ये भीलादित्य के बारे में याद रखना, ठीक है। अगले राजा है कक, वेरी इंपॉर्टेंट। कक भीलादित्य का पुत्र था और कक ने मुदागिरी मतलब मुंगेर, ये बिहार के मुंगेर में है मुदागिरी, यहाँ के राजा है गौड़ राजा धर्मपाल, इनको पराजित किया था कक ने, है ना। धर्मपाल को पराजित कर दिया था कक ने। और ये नागभट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंत था। अब नागभट्ट द्वितीय कौन है? ये नागभट्ट द्वितीय उज्जैन शाखा, जो कन्नौज शाखा है ना, वहाँ से संबंध रखते हैं नागभट्ट द्वितीय, क्योंकि जब नागभट्ट प्रथम एक अलग से अपनी एक शाखा बनाएंगे, है ना, जो मंडोर से ही एक शाखा निकलेगी, है ना, जहाँ पर जालोर के अंदर एक शाखा बनाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि इस मंडोर शाखा में जो राजवंश था उसे अपना सामंत बना लेंगे। तो उसके बाद, है ना, उसके बाद जो ये इनके सामंत के रूप में रहेंगे। तो अब कक का समय आया और वहाँ उधर वो आगे का उनका समय चल रहा, तो नागभट्ट द्वितीय का ये कक सामंत थे, ठीक है। इसने बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। किसके विरुद्ध भाग लिया? धर्मपाल के विरुद्ध। देखिए, कक के दो रानियाँ थी, एक तो थी पद्मिनी और एक थी दुर्लभ देवी। पद्मिनी से हुए बाउक, कौन हुए? बाउक। दुर्लभ देवी से हुए कौन? ककुक, ये लिखा हुआ है ककुक, ठीक है, ऊपर की तरफ ककुक। तो हम सबसे पहले पद्मिनी से जो हुए हैं बाउक, वो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके बारे में जान लेते हैं। बाउक ने मयूर नामक राजा के आक्रमण का विफल किया था और इस विजय के उपलक्ष्य में मंडोर शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। ये ध्यान रहे, मंडोर शिलालेख किसके उपलक्ष्य में करवाया? मयूर को हराने के बाद में, ठीक है। बाउक ने 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति लगवाई थी, है ना, विष्णु मंदिर की प्रशस्ति लगवाई थी इन्होंने। ये बात आपको ध्यातव्य रहे क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अब हम इस वंश का जो पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से अंतिम राजा की बात कर लेते हैं। ककुक के समय 2 शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे, ठीक है। और घटियाला के शिलालेख में ककुक को मरु वल, है ना, मरु वल, गुजरात, मांड, अज, ये मध्य प्रदेश में, त्रवणी, है ना, इन क्षेत्रों में अपना विस्तार किया था इन्होंने, ठीक है। मरु वल, गुजरात, मंड, अज, त्रवणी, इन क्षेत्रों में इनका विस्तार किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश आगे जाकर के देख लो, उत्तर में देखोगे तो हिमालय और दक्षिण में बुंदेलखंड तक, ठीक है। पूर्व में यूपी से लेकर के पश्चिम में गुजरात काठियावाड़ तक इनका साम्राज्य फैल गया था, ठीक है। और देखिए ककुक के बारे में, ककुक ने वाट नानक या नाना बेड़ा नामक नगर बसाया था इन्होंने, ठीक है। इसने आभीरों का आक्रमण विफल कर उसकी विजय के उपलक्ष्य में रोहिस्कूप और मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी मंडोर के प्रतिहार की शाखा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं कन्नौज और उज्जैन और जालोर के गुर्जर प्रतिहार वंश को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।